हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही होगा कि मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई। पर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ रेनिगेड इमोर्टल सीरीज की कहानी आसान लफ्जों में समझा दूंगा, बल्कि उसी के साथ साथ इस सीरीज के कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाया किए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो पिछले कुछ दिनों से आपने रेनिगेड इमोर्टल सीरीज के अंदर आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का नाम काफी बार सुना होगा। आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को आप आसान लफ्जों में एक डोमेन फील्ड कह सकते हैं। अब ये डोमेन फील्ड है क्या और ये हर एक कल्टीवेटर के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है? तो असल में जब भी कोई नेसेंस सोल रियलम का कल्टीवेटर सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, तो उससे पहले उसे अपनी डोमेन फील्ड के बारे में पता लगाना होता है। अब डोमेन फील्ड हर एक कल्टीवेटर की अलग अलग होती है। आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि वांगलिन का बायोम सेट के अंदर 3 अलग अलग डोमेन फील्ड्स के साथ सामना हुआ था। इसी तरह हर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के पास अपनी एक अलग डोमेन फील्ड होती है, जिसे पहचानने में तो आमतौर पर कल्टीवेटर्स को हजारों साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। पर क्योंकि डोमेन फील्ड को समझने में मास्टर शेनवू वांगलिन की मदद कर रहे थे, इसलिए वो बाकियों से जल्दी इस सब के बारे में सीख रहा था। हालांकि एपिसोड में हमने देखा था कि उसे भी 27 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो भी अपनी डोमेन फील्ड को नहीं समझ पाया था। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि वांगलिन को कितने साल लगते हैं अपनी इस डोमेन फील्ड को समझने में। मुझे उम्मीद है कि अब आपको आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन यानी डोमेन फील्ड के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब बात है रेनिगेड इमोर्टल सीरीज के कल्टीवेशन लेवल्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कल्टीवेटर जो कि अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, उसकी कल्टीवेशन जर्नी की रिफाइनिंग स्टेज से ही स्टार्ट होती है। QI रिफाइनिंग को आप एक खास तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी भी कह सकते हैं, जो कि कल्टीवेटर को बाकी आम लोगों से अलग बनाती है। और हर एक कल्टीवेटर को अपनी लाइफ में कभी न कभी की रिफाइनिंग या की कंडेंसिंग स्टेज से होकर ही आगे गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये कल्टीवेशन जर्नी के बेसिक्स हैं। इवन आपको एंसेस्टर ज़ू के बारे में भी पता होगा, अभी तक वो भी की रिफाइनिंग स्टेज पे ही है। वो बात अलग है कि वो QI रिफाइनिंग स्टेज के 3000 लेवल पे पहुंच चुके हैं, जबकि आमतौर पर की रिफाइनिंग स्टेज के टोटल 10 लेवल होते हैं। इन 10 लेवल्स को पार करने के बाद आता है फाउंडेशन बिल्डिंग। अब ये रियलम भी ऑलमोस्ट हर एक कल्टीवेटर के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कल्टीवेटर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करते हुए अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करता है। और वैसे तो हमें ये फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम सुनने में एक आम सही रियलम लगता है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि 50% तक के कल्टीवेटर्स अपनी पूरी लाइफ इसी रियलम में ही गुजार देते हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम वाले कल्टीवेटर्स ज्यादातर लेवल 1 की कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स कुछ हाई लेवल की कंट्रीज के अंदर भी रहते हैं, लेकिन हाई लेवल की कंट्रीज के अंदर उनका रैंक बस एक मामूली से सैनिक का होता है। अब फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के टोटल 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आता है अर्ली स्टेज, सेकंड पे मिड स्टेज, थर्ड पे लेट स्टेज और सबसे आखिर में पीक यानी परफेक्ट स्टेज। अब फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के टोटल 4 लेवल्स हैं और इसका हर एक लेवल पिछले वाले लेवल से बढ़ता जाता है, जिसके चलते कल्टीवेटर को भी नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है। अब फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के बाद थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम तक तो हर एक कल्टीवेटर की कल्टीवेशन जर्नी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। पर आज क्योंकि हम रेनिगेड इमोर्टल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के बाद आने वाले रेनिगेड इमोर्टल सीरीज के कल्टीवेशन लेवल की ही बात करेंगे। तो रेनिगेड इमोर्टल सीरीज में फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के बाद आता है कोर फॉर्मेशन रियलम है, और ये कोर फॉर्मेशन रियलम भी कोई छोटा रियलम नहीं है। इवन लेवल 1 और लेवल 2 की कंट्रीज के अंदर तो कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स का ही राज होता है। हालांकि लेवल 4 और लेवल 3 की कंट्रीज के अंदर भी कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है। इवन काफी सारे क्लैंस के अंदर तो इन्हें एल्डर्स तक की भी पोजीशन दी जाती है। हालांकि ये है तो कल्टीवेशन का सिर्फ 3rd रियलम ही, लेकिन फिर भी इसमें ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आपको याद ही होगा कि लेवल कल्टीवेशन सी के अंदर भी वांगलिन को कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर फॉर्मेशन रियलम कितना ज्यादा पावरफुल है। अब कोर फॉर्मेशन रियलम के भी टोटल 4 लेवल्स होते हैं। पहला अर्ली स्टेज, सेकंड मिडिल स्टेज, थर्ड लेट स्टेज और सबसे आखिर में आता है परफेक्ट स्टेज। अब वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं कोर फॉर्मेशन रियलम की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब कोर फॉर्मेशन रियलम के बाद आता है नेसेंस सोल रियलम। अब ये एक ऐसा रियलम है जो कि कल्टीवेटर्स को आमतौर पर अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल चीज ही लगती है, क्योंकि कोर फॉर्मेशन रियलम तक कल्टीवेटर्स तो किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं, लेकिन नेसेंस सोल रियलम में ब्रेक थ्रू करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग और दर्दनाक है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नेसेंस सोल रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको अपनी कोर तक को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। आपको याद ही होगा कि वांगलिन ने भी अपनी कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने क्लोन को बनाया था, और फिर अपने उसी क्लोन की मदद से ही नेसेंस सोल रियलम में पहुंचा था। इवन ज्यादातर आम कल्टीवेटर्स जिनका टैलेंट लिमिटेड होता है, उन्हें तो नेसेंस सोल रियलम में ब्रेक थ्रू कैसे किया जाए इसके बारे में पता ही नहीं होता। हालांकि आप लोगों को यह सुनने में बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा होगा और आप यही कह रहे होंगे कि बस कोर फॉर्मेशन रियलम से एक लेवल ही तो आगे होता है नेसेंस सोल रियलम, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नेसेंस सोल रियलम के अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर चाहे तो अकेले ही पूरे कोर फॉर्मेशन रियलम की आर्मी तक को हरा सकता है। अब आप इसी बात से
से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर और नेसेंस रियलम के कल्टीवेटर के बीच पावर लेवल का कितना बड़ा गैप होता है, और ये गैप तब बढ़कर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है जब कोई कल्टीवेटर नेसेंस रियलम के अर्ली स्टेज पे होता हुआ मिड स्टेज में पहुंच जाता है। अब नेसेंस रियलम के भी बाकी सभी लेवल्स की तरह टोटल 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले अर्ली स्टेज, फिर मिड स्टेज, फिर लेट स्टेज और सबसे आखिर में आता है परफेक्ट स्टेज। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि वो तो ठीक है कि एक नेसेंस रियलम का कल्टीवेटर आसानी से कोर फॉर्मेशन रियलम तक के कल्टीवेटर्स को हरा सकता है, तो वांग लिन ने डेविल सी के अंदर कोर फॉर्मेशन रियलम में होते हुए भी नेसेंस रियलम के कल्टीवेटर्स का मुकाबला कैसे किया था? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है वांग लिन का डिवाइन सोल सी रियलम है। आपको याद ही होगा कि आज से पूरे 400 साल पहले वांग लिन मास्टर फू जियान से अपनी जान बचाते हुए एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर चला गया था, और वहाँ पे भी जाकर वो एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के एक स्पेस क्रैक के अंदर फंस गया था, जहाँ पे उसने हजारों सालों तक एक 100 लीटर की जिंदगी गुजारी। हालांकि उस स्पेस क्रैक के अंदर टाइम तो रुक गया था, लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट ही रखा। हालांकि एक 100 लीटर की जिंदगी गुजारते हुए उसका कल्टीवेशन लेवल तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसका सोल सी रियलम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसके बाद वांग लिन के सोल सी रियलम के अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी ने जन्म लिया। और ये डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि गॉड रियलम तक के कल्टीवेटर्स के पास भी नहीं होती, और यही एक खास वजह है कि वांग लिन अपने से ज्यादा पावरफुल रियलम वाले कल्टीवेटर्स तक को भी हरा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वांग लिन का कल्टीवेशन टैलेंट भी लिमिटेड था, लेकिन आज वांग लिन जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और हार्ड वर्क की वजह से है, और यही बात वांग लिन की इज्जत को बढ़ाने के लिए काफी है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको नेसेंस रियलम के बारे में भी अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी वांग लिन नेसेंस रियलम के मिडिल स्टेज पे है। हालांकि अगर वो चाहता तो अब तक खुद को पीक पे पहुंचा चुका होता, लेकिन अभी अपना वो पूरा फोकस अपने डोमेन फील्ड को पहचानने पे लगा रहा है, इसलिए अभी तक वांग लिन मिड स्टेज पे ही अटका हुआ है। अब आते हैं नेसेंस रियलम से अगले वाले रियलम की तरफ। अब नेसेंस रियलम की बात तो कहानी पूरी तरह से ही चेंज हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोर फॉर्मेशन रियलम से नेसेंस रियलम में ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल काम है, तो मैं आपको बता दूं कि उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है नेसेंस रियलम से सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाना। इवन वांग लिन अभी जिस कंट्री में रह रहा है वो एक 3rd लेवल की कंट्री है, और उसके अंदर लगभग ना की बराबर ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स मौजूद है। इवन 4th लेवल की कंट्रीज में भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स की तादाद को उंगलियों पर गिना जा सकता है, और एक रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर या फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तो एक मिथ ही लगता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर वांग लिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाता है तो वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे होते हुए भी नेसेंस रियलम की पूरी आर्मी, कोर फॉर्मेशन रियलम की पूरी आर्मी, फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम की पूरी आर्मी, और उसी के साथ साथ अगर की रिफाइनिंग स्टेज की तो पूरी दुनिया ही आ जाए, उन्हें भी अकेले ही वहाँ पे हरा देगा। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नेसेंस रियलम के कल्टीवेटर और एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के बीच पावर लेवल का गैप कितना ज्यादा बड़ा होता है। और एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के पास उनका सबसे बड़ा हथियार होता है उनका डोमेन फील्ड। अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के भी टोटल 4 लेवल्स होते हैं। पहला अर्ली स्टेज, सेकंड मिड स्टेज, 3rd लेट स्टेज, और सबसे आखिर में आता है परफेक्ट स्टेज। अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक तो कहानी थी इमोर्टल कल्टीवेटर्स की। अब जो कल्टीवेटर सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम से भी आगे ब्रेक थ्रू कर जाते हैं तो वो रेड गॉड बनते हुए गॉड रियलम में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक गॉड बनने के लिए सिर्फ डोमेन फील्ड की ही जरूरत नहीं होती। एक गॉड बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हेवन पावर को समझना, और हेवन पावर को समझ पाना तो डोमेन फील्ड को समझने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। इवन गॉड रियलम के कल्टीवेटर्स के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि 6th लेवल तक की कंट्रीज के अंदर गॉड रियलम के कल्टीवेटर्स का ही हाथ है, और अभी तक रेनेगेड इमोर्टल सीरीज के अंदर हमें गॉड रियलम तक ही बताया गया है। इवन गॉड रियलम के बारे में अभी भी काफी कुछ जानना बाकी है, जिसके बारे में हमें धीरे धीरे आगे जानने को मिलेगा। पर इतना मैं आपको बता दूं कि वांग लिन भी बहुत जल्द एक गॉड बनने वाला है, क्योंकि एंशिएंट गॉड 2C ने तो खुद उसे अपना सक्सेसर चुना था। और जब वांग लिन एंशिएंट गॉड 2C की छोड़े हुए सभी ट्रायल्स को ढूंढ लेगा तो वो भी एंशिएंट गॉड 2C की तरह एक गॉड बन जाएगा। लेकिन ये तो आगे की कहानी है जो कि हमें आगे जानने को ही मिलेगी। और अब क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है तो इसलिए मैं इस कल्टीवेशन वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अब आपको कहानी और कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल बाकी है तो आप नीचे कमेंट करके उसके बारे में पूछ लेना, और अगर आप इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो भी चाहते हैं तो मुझे उसके बारे में भी बता दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द एक नई वीडियो लाने की भी कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक इसका मेन एपिसोड भी अपलोड कर दूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।